हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों, अभी मैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहा था। तो दोस्तों, इसी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पेपर सेकंड का। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9, 10 और 11। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कोई प्रश्न अगर हमारा गलत है तो हम उसको आपको सही करके भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? विज्ञान, कला, तकनीकी या फिर प्रयोग? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तकनीक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसका कथन है तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है? मैथिक्स, ब्लूमर जैकोटा, ग्लेसर या फिर ब्रूनर? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लूमर जैकोटा जी कहते हैं कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है। हमारा अगला प्रश्न है, किसका कथन है तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है? किसमें? तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। ब्लूमर कहते हैं, स्किनर या फिर समामोटा या ऑफिस? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑफिस कहते हैं कि तकनीक विज्ञान में कला का प्रयोग है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्रायन मूर ने, गिलफोर्ड ने, सुमामोटो ने या फिर मैथिस ने? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रायन मूर ने। ब्रायन मूर ने शैक्षिक तकनीक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्किनर ने, ब्रायन मूर ने, सिडनी एल प्रेसी ने या फिर लुम्सडेन ने? तो दोस्तों, हमारा आंसर है सिडनी एल प्रेसे ने शैक्षिक तकनीक का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम पहले प्रयोग किया। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1966 में इलाहाबाद में, 1966 लखनऊ में, 1966 कानपुर में या फिर 1966 मेरठ में? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1966 इलाहाबाद में भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीक है। ये कौन कहता है? बाक्सी सामोमोटा कहते हैं, रॉबर्ट ए कॉक्स कहते हैं या रॉबर्ट गैरी कहते हैं या मैथिस कहते हैं? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ए कॉक्स कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है, यह किसकी परिभाषा है? रॉबर्ट गैने की, ताक्सी सामोमोटा की, रॉबर्ट ए कॉक्स की, ई.एम. बूटर की? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ये। ठीक है दोस्तों, डी है, ई.एम. बूटर। हमारा अगला प्रश्न है, डेविस ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीक के 3 प्रकार बताए हैं। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रणाली या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, डेविस ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीक के जो 3 प्रकार बताए हैं वो ये तीनों हैं, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है और प्रणाली भी है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को कहा है? सापेक्ष तकनीक, निरपेक्ष तकनीक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों, हमारा आंसर है निरपेक्ष तकनीक, क्योंकि जो हार्डवेयर होता है वो निरपेक्ष है और सॉफ्टवेयर होता है वो सापेक्ष तकनीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण तकनीक में शामिल होते हैं पाठ्यवस्तु, संप्रेषण, ये भी दोनों या ज्ञान? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यवस्तु और संप्रेषण ये दोनों शामिल होते हैं शिक्षण तकनीक में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को कहा है? सापेक्ष तकनीक, प्रक्रिया तकनीक, व्यवसायिक तकनीक या फिर सूचना तकनीक? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया तकनीक का है। हमारा अगला प्रश्न है, डेविस के अनुसार शिक्षण तकनीक की विषय वस्तु में शामिल है नियोजन, व्यवस्था, अग्रसारणा एवं निप्रसरण, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
हमारा अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीक का अर्थ है सूचना को प्रभावशाली बनाना, सहायक सामग्री का प्रयोग करना, छात्रों को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, सूचना को प्रभावशाली बनाना अनुदेशन तकनीक का ही अर्थ है। अगला है हमारा, अनुदेशन तकनीक में क्या होता है? ज्ञानात्मक विकास, व्यवहारिक विकास, समझ का विकास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो अनुदेशन तकनीक है इसमें ज्ञानात्मक विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार तकनीक आधारित है स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर, थॉर्नडाइक के प्रयत्न तथा मूल सिद्धांत पर, कोहलर के सूझ सिद्धांत पर, हल की आवश्यकता सिद्धांत पर। तो दोस्तों हमारा आंसर है ए, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुदेशन प्रारूप में शामिल है संप्रेषण नियंत्रण, प्रणाली उपागम, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं, प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं स्किनर तथा हल, ग्लेसर तथा गैनी, थॉर्नडाइक तथा डेविस, कोहलर तथा डेविस। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लेसर तथा गैनी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं कैटेल तथा कैटेल, क्रो एंड क्रो, स्मिथ तथा स्मिथ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मिथ तथा स्मिथ हमारे संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कैनी तथा एनलिन का संबंध है संप्रेषण प्रारूप से, प्रशिक्षण मनोविज्ञान से, प्रणाली विशेषण से, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रणाली विशेषण से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक के क्षेत्र को अदा यानी इनपुट, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, प्रदा यानी आउटपुट। ठीक है दोस्तों, किसने बांटा है? कैवीज ने, अरविंद ने, रॉबर्ट गैनी ने या फिर बाक्सी सामोमोटा ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाक्सी सामोमोटा ने। हमारा अगला प्रश्न है, मॉरिसन कच्चा समानार्थी है राजतंत्रीय शिक्षण के, प्रजातांत्रिक शिक्षण के, हस्तक्षेप रहित शिक्षण के, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक शिक्षण के। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक हैं गेज, मॉरिसन, कोहलर या फिर डेविस? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेज। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक हैं जॉनसन, डेविस, गैनी या ब्रूविकर? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रूविकर। हमारा अगला प्रश्न है, किसका कथन है शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है? स्मिथ का, स्किनर का, रायबर्न का या फिर ब्रूविकर का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायबर्न का। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान का कथन है कि शिक्षण शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किए जाने वाला संबंध है? स्मिथ का, रायबर्न का, स्किनर का या फिर ब्रूविकर का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायबर्न का। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया है? रूसो ने, कॉमेनियस ने, वुडवर्थ ने या फिर स्पेंसर ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर ने। हमारा अगला प्रश्न है, किसका कथन है सीखना विकास है? रूसो का, स्किनर का, वुडवर्थ का या फिर स्मिथ का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ का। हमारा अगला प्रश्न है, सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडरो विल्सन का, वुडवर्थ का, स्किनर का या फिर स्मिथ का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर का। हमारा अगला प्रश्न है, बोध में प्रत्यक्ष की समझ शामिल होती है, बोध स्तर प्रतिमान किसने दिया है? मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, हंट ने या डेविस ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉरिसन ने। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग के संदर्भ में शिक्षण किया जाता है तो उसको चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं, इसका प्रतिमान किस विद्वान ने दिया है? हर्बर्ट ने, हंट ने, जैक्सन ने या मॉरिसन ने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंट ने। हमारा अगला प्रश्न है, किसका कथन है नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं?
ब्लूम का, हार्वर्ड का, डेविस का या फिर स्किनर का? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविस का। हमारा अगला प्रश्न है, विधि से तात्पर्य है छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका, शिक्षा का उदाहरण देना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, व्याख्यान, प्रदर्शन, निर्देशन, अभिक्रमित, अधिगम आदि किस प्रकार की शिक्षण विधियां हैं? छात्र केंद्रित, प्रभुत्ववादी, सहयोगी, प्रजातांत्रिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभुत्ववादी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर, सामूहिक, वाद विवाद, अन्वेषण, ऐतिहासिक खोज, दत्तकार, योजना आदि किस प्रकार की विधियां हैं? निरंकुश, प्रभुत्ववादी, छात्र केंद्रित या फिर प्रजातांत्रिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के चर हैं शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये शिक्षण के चर हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न हमारे, शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं, निदान, उपचार, मूल्यांकन, उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों ये तीनों कार्य हैं, उपरोक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निदान का संबंध है पाठ्यक्रम से, छात्र से, शिक्षक से, परिस्थितियों से। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक से। हमारा अगला प्रश्न है, उपचार का अर्थ है छात्र की कठिनाइयों को दूर करना, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधि में बदलाव। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र की कठिनाइयों को दूर करना ही उपचार कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह किसका कथन है? कैटिल का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का या फिर वुडवर्थ का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो का। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर होते हैं ज्ञान स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों ये तीनों होते हैं, ज्ञान स्तर भी होता है, बोध स्तर, चिंतन स्तर। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। हमारा अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को उदाहरण करने से होता है, यह सबसे निम्न स्तरीय शिक्षण होता है, इसे प्रणेता है डेविस, मॉरिसन, हार्वर्ड या फिर हंट। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्वर्ड। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्रूनर, डेविड होम या फिर डेविस। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर। हमारा अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, स्किनर, किलपैट्रिक या फिर स्मिथ। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है, यह कथन किसका है? गिलबर्ट का, क्राउडर का, स्किनर का या फिर कृष्ण का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर का। हमारा अगला प्रश्न है, लघुपथ सिद्धांत, सक्रिय अनुकरीय सिद्धांत, तत्काल प्रयुक्त सिद्धांत, स्वगित सिद्धांत, छात्र परीक्षण सिद्धांत, यह किससे संबंधित सिद्धांत है? सूक्ष्म शिक्षण से, अभिक्रमित अनुदेशन से, छात्र अंतः क्रिया से या फिर व्याख्यान विधि से? तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रमित अनुदेशन से। हमारा अगला प्रश्न है, वह उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया की होने की संभावना को बढ़ा देता है, कहलाता है प्रेरक, रुचि उत्तेजक, पुनर्बलन या फिर प्रेरणा? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टाइप टोकन रेशो से मूल्यांकन किया जाता है सीखने का, रुचि का, प्रशिक्षण का, अनुदेशन कार्यों का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुदेशन कार्यों का किससे मूल्यांकन किया जाता है? टाइप टोकन रेशो से। हमारा अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया है 2 भागों में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। हमारा अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया गिलबर्ट ने, क्राउडर ने, सुसन मार्कल ने या फिर स्किनर ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुसन मार्कल ने। हमारा अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकास किया गिलबर्ट ने, स्किनर ने, क्राउडर ने या फिर सुसन मार्कल ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने। हमारा अगला प्रश्न है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया है सुसन सर्कल ने, क्राउडर ने, स्किनर ने या फिर गिलबर्ट ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्राउडर ने। हमारा अगला प्रश्न है,
निदान तथा उपचार किस अभिक्रम की विशेषता है? शाखीय अभिक्रिया, रेखीय अभिक्रम, मैथमेटिक्स अभिक्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है शाखीय अभिक्रम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्रह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं मैथमेटिक्स अभिक्रम, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाखीय अभिक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स शब्द का अर्थ है सीखना, प्रदर्शन करना, अनुशासन या फिर शिक्षण विधि। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखना मैथमेटिक्स शब्द का अर्थ है। मैथमेटिक्स के तत्व हैं प्रदर्शन, अनुबोधन, उन्मुक्ति, उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। मैथमेटिक्स में सीखने की दिशा होती है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, कठिन से सरल, सरल से कठिन, अनुभूत से तर्कयुक्त। तो दोस्तों हमारा इसमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा था कठिन से सरल, जो कि गलत है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल से कठिन। हमारा अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रम में नहीं होते हैं प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद, मूल्यांकन पद। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन पद नहीं होते। अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब और किसने किया? 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कीथ एचसन, बुश तथा एलन ने। 1962 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्किनर ने। 1963 लंदन विश्वविद्यालय, जेम्सफोर्ड तथा चर्चिल ने। 1964 ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय, वुडवर्थ ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1961 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कीथ एचसन, बुश तथा एलन ने। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसका कथन है यह सूक्ष्म शिक्षण अधिगम का लघु रूप होता है जिसमें कक्षा, समय तथा आकार कम होता है? कीथ एचसन ने, D.W. एलन ने, सुसन सर मार्कल ने या फिर डॉक्टर जगीरा सिंह ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, D.W. एलन ने। हमारा अगला प्रश्न है, यह एक उपचारात्मक योजना है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। अभिक्रमित अधिगम, अंतःक्रिया विश्लेषण, सूक्ष्म शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म शिक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण मीन्स माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसने लिखी है? कीथ एचसन ने, एलन तथा रायन ने, स्किनर ने या फिर डॉक्टर कुलकर्णी ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलन तथा रायन ने लिखी है माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारा अगला जो चैप्टर है वो है पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके भी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें भी कोई प्रश्न गलत है, जैसे हमारे पिछले में एक प्रश्न गलत था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम से, अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम से, मूल पाठ्यक्रम से या फिर शून्य पाठ्यक्रम से। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शून्य पाठ्यक्रम से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिकता है? ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, सत्ता मीमांसा या तत्व मीमांसा। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान मीमांसा। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से है एक अंतहीन प्रक्रिया, मध्यस्थ की भूमिका, शैक्षिक उपक्रम, पाठ्य संकलन। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक अंतहीन प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि में से किसमें गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है? शिक्षा में, समाज में, राजनीति में या फिर धर्म में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा में। हमारा अगला प्रश्न है, एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, मनुष्य के प्रति या फिर पड़ोस के प्रति। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज के प्रति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके? पाठ्यक्रम, विषय सूची, अध्यापक या फिर निर्देशन। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्तंभ पाठ्यक्रम के विकास हेतु नहीं है? प्रासंगिकता, समानता पाठ्यक्रम, उत्कृष्टता या फिर व्यवहारिकता। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिकता पाठ्यक्रम। हमारा अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक है। फीस, मूल्य, शिक्षा और व्यवहार। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस प्रकार की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है? परंपरा संरक्षण, गतिशीलता, ये भी दोनों, निगरानी। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरा संरक्षण भी और गतिशील भी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिकी और देश की प्राकृतिक परंपराओं की निरंतरता के बीच क्या लाया जा सकता है? सुंदर संश्लेषण, समन्वय, ये भी दोनों, सहनशीलता। तो दोस्तों हमारा आंसर है सुंदर संश्लेषण और समन्वय दोनों लाना होता है, इसलिए आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है जनता, शिक्षा, समाजवाद या फिर पुरातनता? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पाठचर्या क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि से उत्पन्न मतभेदों को सहन करने की क्षमता का किसी भी उपेक्षा या अवहेलना नहीं करती है? ग्रामीण, शहरी, विद्यालय या फिर केंद्रीय? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। अगला है हमारा, पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समेकित होना चाहिए? स्वदेशी, विदेशी, बोधात्मक, सर्वमान्य? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी होना चाहिए। हमारा अगला है, कौन स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियां उसकी गहराई एवं प्रासंगिकता से अपरिचित हैं जो इसे जान सके? शिक्षक, छात्र, विद्वान, मनोविज्ञान? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के नए आयाम का तात्पर्य किसको सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना है? प्राचार्य को, बच्चों को, कर्मचारियों को या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में शैक्षणिक व व्यावसायिक आयाम है? मूल्य विकास हेतु शिक्षा, जीवन कौशलों से शिक्षा की संबद्धता, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज्यादा मान्यता मिली है? पाठ्यक्रम को, विषय सूची को, खंड को या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम को। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है? चिकित्सा को, मनोवैज्ञानिक को, जैविक को या फिर ए और बी दोनों? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए और बी मतलब चिकित्सा और मनोविज्ञान दोनों को। हमारा अगला प्रश्न है, किनके क्षेत्र में समांतर स्वदेशी पारस्परिक ज्ञान प्रणाली कहा जा सकता है? ज्ञान को, शिक्षा को, भाव को या फिर रचना को? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान को। हमारा अगला प्रश्न है, आज नई सदी में किसको अनेक अपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? विदेश को, देश को, छात्र को, प्राचार्य को? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश को। हमारा अगला प्रश्न है, किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है? निजीकरण का, भूमंडलीकरण का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ए और बी दोनों का। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, कौन तीव्र गति से होने वाले संपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है? भूमंडलीकरण, सरलीकरण, निजीकरण या फिर उक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमंडलीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है? बाजारवादी अर्थशास्त्र, तीव्र युक्त प्रौद्योगिकी, धोखाधड़ी, नवाचार? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धोखाधड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, भूमंडलीकरण किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता? समाज का, देश का, शिक्षा का या फिर कार्य का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का। नई प्रौद्योगिकी में कौन एक मूलभूत चुनौती है? क्रांति, समाज, विकास, परिवार? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, कौन विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है? शिक्षा, नई प्रौद्योगिकी, सूचना, स्पर्धा? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई प्रौद्योगिकी। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना की गई? वर्ष 1988 में, 1986 में, 1980 में या फिर 1987 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है 1988 में विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना की गई। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका।
रोल ऑफ करिकुलम सपोर्ट मटेरियल्स। तो दोस्तों इसके भी प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह कथन किससे संबंधित है? डगलस से, हार्क्वेस्ट से, हेरोलिकर से या फिर बेकन से। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेरोलिकर से। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः पाठ्य पुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में, 3 भागों में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम की अनुदेशात्मक सामग्री है? पाठ्य पुस्तकें, अभिक्रमित सामग्री, दृश्य सामग्री, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संदर्शिका किसका मिश्रित रूप है? अधिगम पाठचर्या का, शिक्षक शिक्षार्थी का, अधिगम शिक्षक संदर्शिका का, पाठचर्या शिक्षक संदर्शिका का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठचर्या शिक्षक संदर्शिका का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में क्या पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व तो नहीं बताता है? रचनात्मक नेतृत्व के विकास का माध्यम, शिक्षकों के लिए सहायक, अभिक्रमित सामग्री का माध्यम, संदर्भ इकाइयों के निर्माण में सहायक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रमित सामग्री का अध्ययन माध्यम। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1955 में, 57 में। हमारा आंसर है दोस्तों 1957 में इसकी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई और इसकी जो स्थापना की वो वीके शंकर पिल्लई द्वारा हुई और ये बाल साहित्य है। 15 से 16 वर्ष के बालकों के लिए बेहतर बाल साहित्य है ये पुस्तक, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? बाल पाठकों का ज्ञानवर्धन, बाल पाठकों का मनोरंजन, बाल पाठकों की सृजनात्मक क्षमता का विकास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। हाल्क्वेस्ट कहते हैं, वीके शंकर पिल्लई कहते हैं, या डगलस कहते हैं, लेंज कहते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, हाल्क्वेस्ट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पाठ्य पुस्तक के महत्व को रेखांकित करता है? पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है। पाठ्य पुस्तकें परीक्षा के समय सहायक होती हैं। इनके माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास होता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों बातें सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है? संदर्भ पुस्तकें, सामान्य पाठ्य पुस्तकें, प्रामाणिक पुस्तकें, पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें। तो दोस्तों इसमें संदर्भ पुस्तकें इसका प्रकार है, सामान्य पाठ्य पुस्तकें भी है और पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें भी है। तो दोस्तों है कौन सा नहीं, तो है प्रामाणिक पुस्तकें। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रामाणिक पुस्तकें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का विचार क्षेत्र सीमित होता है? सामान्य पाठ्य पुस्तकों का, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का, संदर्भ पुस्तकों का या फिर व्यावसायिक पुस्तकों का। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। क्योंकि पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसका जो एरिया है वो लिमिट का होता है। जैसे कि आपका है कि आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही चैप्टर हैं, तो दोस्तों इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संदर्भ इकाई तथा शिक्षण इकाई के संबंध में निम्न में क्या गलत है? संदर्भ इकाई पाठ्यक्रम संदर्शिका एवं शिक्षण इकाई के बीच एक कड़ी है। शिक्षण इकाई का कच्चा शिक्षण कार्य से सीधा संबंध है। संदर्भ इकाई का क्षेत्र सीमित है। संदर्भ इकाई का निर्माण शिक्षकों की सहायता के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ इकाई का क्षेत्र इसमें सीमित नहीं है, तो हमारा यही गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। यह परिभाषा किसने दी है? डगलस की है, लेंज की है, हेरोलिकर की है या फिर बेकन की है? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये परिभाषा लेंज ने दी है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? पाठ्यक्रम संदर्शिका, पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री, संदर्भ इकाई या फिर पाठ्य पुस्तकें? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तकें। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण इकाई के विषय में गलत तथ्य है। शिक्षण इकाई का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। शिक्षण इकाई का निर्माण शिक्षक कच्चा शिक्षण हेतु करता है।
शिक्षण इकाई सही चयन के आधार पर नियोजित रहती है। शिक्षण इकाई का क्षेत्र व्यापक होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण इकाई का क्षेत्र व्यापक होता है, ये गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वाले व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है? क्रू एवं क्रू की, बेस्ले की, हालक्वेस्ट की या फिर क्रॉनबेक की? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए की, क्रू की एवं क्रू की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं है? शिक्षकों के लिए सहायक, रचनात्मक नेतृत्व के विकास के लिए सहायक, शिक्षकों की इकाई के लिए, शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य, संदर्भ इकाई के निर्माण में सहायक। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, वैज्ञानिक आधार, व्यवहारिक आधार? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक आधार नहीं है पाठ्यक्रम का आधार। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का आधार 3 प्रक्रियाओं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? ड्यूवी, रॉस, प्रोफेसर हॉर्न या फिर कनिंगम? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉस का। अगला हमारा, ड्यूवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की संख्या है 2, 3, 4 या फिर 5? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आधार बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है? यथार्थवाद, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या फिर आदर्शवाद? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्वान आदर्शवादी है? प्रोफेसर हॉर्न, ड्यूवी, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर रेमॉन्ट? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर हॉर्न जो है वो आदर्शवादी विचारधारा के व्यक्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी सहायता से अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप दिया जाता है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, दृश्य श्रव्य सामग्री? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृश्य श्रव्य सामग्री। हमारा अगला है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन जुड़ा है? वी के शंकर चिल्लई नहीं है, ये पिल्लई है। रॉस, वाइसरन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये वी के शंकर पिल्लई है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, कौन सा विकल्प प्रतिमान का पाठ्यक्रम में महत्व स्पष्ट नहीं करता है? प्रतिमान में छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, प्रतिमान का प्रयोग तभी उपयोग होता है जब वास्तविक पदार्थ अनुपलब्ध हों, प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का कृत्रिम क्रियात्मक रूप होता है, प्रतिमान का प्रयोग शाश्वत उपयोगी होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिमान का प्रयोग शाश्वत होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।